Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCIL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL का सेक्शन है जो कि 24 क्वेश्चंस का आपका पूछा जाना है और आज आपकी इसकी क्लास नंबर 18 है जो कि सो कॉल्ड लास्ट क्लास है। ठीक है, और इसमें हम जो भी आपके बचे हुए फैक्ट वगैरह हैं जो इंस्टीट्यूशन है रेलवे के, रेलवे बोर्ड के बारे में और फिर आपका आरपीएफ हो गया, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। और फिर आपका कल से जो कस्टमर रिलेशन की क्लास है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है ना, कल लॉन्च हो जाएगी और फिर हम उसको आगे जो है कैरी ऑन कर रहे होंगे। टाइमिंग वगैरह भी आपको कल पता चल जाएगी इसकी। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये जो है आपकी सो कॉल्ड इसकी लास्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है ना, चलो क्लास नंबर 18 है और ये रहा आपका आज का सेशन। अच्छा, आप लोग देखो बढ़िया, आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो मैंने आपको जो गोल्डन रूल्स बताए थे एटलीस्ट उनको ध्यान में रखो। फोर्थ गोल्डन रूल क्या था आपका? पेशेंस रखना। ठीक है ना, तो पेशेंस रखना भी जरूरी है, वो चीज़ याद रखो। क्लियर है? थोड़ा सा मैच्योरिटी वगैरह दिखाओ और सभी लोग ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हो ना। चलो, अब देखो यहाँ पर हम फिलहाल तो पहले सेशन को शुरू करते हैं और फिर जो है मैं आपको और बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर कल के लेक्चर में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पे बाई मोड लोकोमोटिव जो होते हैं उनका मतलब समझ नहीं आया। तो देखो, बाई मोड लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? बाई मोड लोकोमोटिव का मतलब होता है, ये जो बाई मोड लोकोमोटिव है इसकी मीनिंग क्या होती है? जैसे कोई आपका लेट से ये एक लोकोमोटिव मैंने बना दिया। अब कोई भी लोकोमोटिव होता है तो वो या तो इलेक्ट्रिकल होता है या फिर वो डीजल होता है। ठीक है, आज के टाइम पे तो मैंने क्या किया, इस लोकोमोटिव को मैंने जो है अपना बाई मोड बना दिया, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी है ये इंजन आपका, और फिर ये डीजल से भी चल सकता है। ठीक है ना, तो इसके मोड कैसे हो गए? दो मोड हो गए, यानी कि बाई मोड हो गया ये। ठीक है ना, इतने में कोई टेंशन नहीं लेनी, क्लियर हो गया बाई मोड लोकोमोटिव क्या होता है। और एंसिलरी का मतलब क्या होता है? देखो, एंसिलरी का मतलब होता है जो भी आपकी कोई चीज प्राइमरी है, यानी कि जो चीज, देखो जैसे कि लेट से मेरी कोई फैक्ट्री खुली है उसके लिए जो प्राइमरी चीज है तो मैं उसको बोल दूंगा एंसिलरी यूनिट। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी एंसिलरी यूनिट। क्लियर है? चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह नोट कराता हूँ जहां से आपके सीधे के सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे किसके ऊपर भाई? जो भी इंस्टीट्यूशन है, फिर रेलवे बोर्ड और फिर इसके बाद आरपीएफ। अरे ठीक है ना, चलो। अब यहाँ पर पहला वाला चीज देखो, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन, स्मॉलेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन, क्लियर है, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? और क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन नहीं लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट नेम्ड, यानी कि सबसे छोटा नाम किसी रेलवे स्टेशन का है तो वो कौन से रेलवे स्टेशन का है। अब आप लोगों को यहाँ पे अंदर से जो है भावनाएं उठेंगी कि सर स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन भी पूछा जा सकता है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन बहुत सारे हैं ऐसे, उनमें स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है इब रेलवे स्टेशन। क्लियर है? कौन सा है? इब रेलवे स्टेशन है जो कि आपका ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है भाई? उड़ीसा बोल दो, ओडिशा बोल दो। क्लियर है? तो इतनी सी आपको मैच्योरिटी रखनी चाहिए कि इसको ओडिशा बोलना है कि उड़ीसा बोलना है कि क्या बोलना है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है इब रेलवे स्टेशन, इसके पास में ही ना एक इब रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? इब रिवर। और ये जो एब रिवर है ना, इससे आपका टीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि ये जो एब रिवर है ये बेसिकली आपका ट्रिब्यूटरी है एक रिवर की। ठीक है ना, एब रिवर क्या होती है? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी समझते हो? ये होती है एक सहायक नदी। क्या बोलते हैं इसको? ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये है महानदी रिवर। जानते हो भाई सब लोग? हाँ, तो महानदी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, एब रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो महानदी की है, ये चीज भी ध्यान में रखना। अरे बोलो हाँ। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं। एब रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये पांद्रा पेट से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है? पांद्रा पेट से। ये चीजें क्लियर हो गई। और जो आपका यहाँ पर ना एक एब कोल फील्ड करके भी है। ठीक है ना, एक कोल्ड कोल फील्ड भी पड़ती है यहाँ पे, तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रख लो। बाकी बस ये हो जाएगा आपका इब रेलवे स्टेशन जो है सबसे छोटा नेम्ड रेलवे स्टेशन है। क्लियर हो गया? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट तो हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लार्जेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन, क्या क्वेश्चन पूछ ले कि भाई लार्जेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन, क्लियर है, तो बताओ भाई फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा नाम जिस रेलवे स्टेशन का है वो कौन सा रेलवे स्टेशन हो जाएगा? क्लियर है? देखो यहाँ पे अब
तो पहले आपका देखो यहाँ पर एक स्टेशन हुआ करता था चेन्नई सेंट्रल। कौन सा स्टेशन हुआ करता था? चेन्नई सेंट्रल। और फिर क्या हुआ, रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया। तो अब यही जो है सबसे लॉन्गेस्ट नेम हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, ध्यान से देखना, काफी लंबा चौड़ा सा नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। ये हो जाता है पुराची। देखो भाई, पुराची। इसके बाद में आ जाता है थलाईवार। थलाईवार, पुराची, थलाईवार। इसके बाद में डॉक्टर एम जी। ठीक है, पुराची, थलाईवार, डॉक्टर एम जी रामचंद्रन। डॉक्टर एम जी रामचंद्रन। क्लियर है? इसके बाद में आ जाता है सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो फिर ये जो है आपका इंडिया का सबसे बड़ा नाम वाला जो है रेलवे स्टेशन है। एक फैक्ट और इसके बारे में ध्यान में रखना, सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा ये ना आपका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। और ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, वर्ल्ड सेकंड। इंडिया का कैसा है, इंडिया का सबसे पहला लार्जेस्ट नेम्ड, और वर्ल्ड का कैसा है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन। लार्जेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन, ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे कभी ये चीज, चलो ये भी बता ही देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, है ना, तो क्योंकि सेकंड तो अपना इंडिया में हो गया, तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है उसका नाम बड़ा गंदा सा है। चलो एक बार दिखा देता हूँ आपको। वैसे ये जो है आपका वेल्स में पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, वेल्स में पड़ता है। और इसका नाम लिखना यार बड़ा ही गंदा काम है। देखो, इसका नाम है लान फेयर। अब बस स्पेलिंग देखते जाओ, इसे प्रोनाउंशिएट करना। तो देखो ये हो जाएगा लान फेयर, PWLLGW। इसके बाद में आपका हो जाता है ये YNG, यानी कि ग्वेनिंग, ठीक है ना। इसके बाद में गिलगो, क्या हो जाएगा ये, गिलगो। अब ये वैसे क्वेश्चन आपका पूछा तो नहीं जाएगा, बट आपकी बस थोड़ी सी क्या है यहाँ पे, जो आपकी उत्सुकता है वो खत्म हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा फिर ये, CHWY। और फिर अरे क्या ज़रूरत थी यार इतना बड़ा नाम रखने की, तो CHYRN। इसके बाद में ड्रोविल, ठीक है ना, क्या है, ड्रो। और फिर आपका BW। और फिर आ जाते हैं यहाँ पर 4L। क्लियर है, 1 2 3 4, ये L है, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बड़ा दुनिया का नाम किसी स्टेशन का, जो कि वेल्स में पड़ता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया ना। इसमें टोटल 58 लेटर्स हैं, और ये जो अपना इंडिया का है इसमें टोटल 57 लेटर हैं। तो बस एक लेटर से रह गए, नहीं तो ये अपना पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ जाता, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गया आपका नाम वाली कहानी। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पहले वाला याद होगा, तो ये ध्यान में रखना। तो पता नहीं पुराने पुराने फैक्ट आप लोगों को याद हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये स्टेशन नहीं है जो वेंकटा नरसिम्हा राजू पेटा करके है, ठीक है ना, वेंकटा नरसिम्हा, वेंकटा नरसिम्हा राजूवरी पेटा, है ना, यही था शायद। ये जो आपका स्टेशन है, अब ये लॉन्गेस्ट नहीं है इंडिया का, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अब वो जो चेन्नई सेंट्रल का नाम चेंज हो गया, वो बन गया है, ठीक है। तो अब ये नहीं रहा है। एक तो आप लोग, मैंने देखा अभी बहुत सारे, मैंने देखा अभी ये कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था ना अलग से, कि आपने जो है अभी इंडिया में कितने जोन, कितने टोटल डिवीजन है। अच्छा बताओ कितने जोन है, टोटल 18 जोन है, 73 डिवीजन है। तो भाई मैंने देखा वो डाउट ग्रुप वाले बच्चे, मतलब बच्चे जो है आपस में बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, अरे नहीं 68 डिवीजन है, अरे नहीं 70, अरे नहीं 73 है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आपस में एक दूसरे के बाल वगैरह नोच डालोगे ग्रुप में, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे लड़ते हो कि अरे भाई ये इतना है, इतना है, इतना है। अरे जब बता दिया भाई 73 टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन कितने हैं, 73, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी देखो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। और थोड़ी सी मैच्योरिटी वगैरह रखो अपने अंदर ही, ये नहीं कि आपस में तुम लोग लड़े जा रहे हो। अच्छा एक चीज़ और, आज ये जो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा इसके बाद में ना, इसको ये जो पर्टिकुलर अपना पूरा का पूरा ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हो गया, ये टेंशन नहीं लेनी कि सर पूरा खत्म हो गया तो अब क्या कैसे क्या होगा, अगर कोई डाउट आ गया तो कैसे, कोई बात नहीं। अगर कोई डाउट आता है ना आप लोगों को, तो वो एक काम करना, जैसे अभी आपको लेटेस्ट से 2 3 दिन में आप खूब सारे अभी जाकर के कहीं कुछ लगाना, कहीं कुछ लगाना, कहीं की क्विज देना। फिर उसमें आपको जितने भी डाउट आए, ध्यान से एक काम करना, आप लोग जितने भी डाउट्स आएंगे सब लोग अपने डाउट को लेकर के एक PDF फाइल में बना करके, जो अपना डाउट ग्रुप है ना टेलीग्राम का,
उसमें अपलोड कर देना, ठीक है ना। मैं फिर फाइल सेक्शन में जाकर के, अब क्योंकि आपके कमेंट्स ही इतने सारे हो जाते हैं, वो अलग अलग तो देखना इम्पॉसिबल टास्क है। तो डाउट लेकर के आप एक जो है पीडीएफ फाइल बना करके डाल देना, मैं फाइल्स खोल लूंगा 2 दिन के बाद, उसमें देख लूंगा। और हाँ, उसकी जो उस फाइल का जो नाम होगा वो डाउट करके, ऐसा डाउट करके डाल देना, ठीक है। तो उसमें जितने भी डाउट होंगे वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे, जो समस्या होगी, जो चीज़ आपको लग रहा होगा सर ये और आनी है, ठीक है ना, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, वो भी करा दूंगा, है ना। अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, ठीक है। तो ये चीज़ भी करा दूंगा, आपका एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कस्टमर रिलेशन जो भी चलेगा वो चलता रहेगा, कल तो और आपको सरप्राइज भी मिलना है ना। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को वो जो जीके की क्लास चल रही है, तो उसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस जीके की क्लास का पर्पस क्या है। उसमें आपको कम से कम टाइम में जो है आपको बेस्ट चीज़ें दी जाएं, और वो जो क्वेश्चंस है ना, उसमें जो भी आपको वन लाइनर्स दिए जा रहे हैं वो पूछे जा चुके हैं। अभी आपका जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ उसके एनालिसिस में जैसा कि आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, या फिर टीसीएस ने जैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो वो उससे आपको आइडिया पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ से लूसेंट वगैरह देखनी है, क्या करना है, ठीक है ना। और इतने कम टाइम में इसलिए दिया जा रहा है कि आपको कम से कम टाइम में, आप बताओ 14 मिनट्स में या फिर 12 मिनट्स में आपको 25 वन लाइनर्स मिल जाते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है। अगर ये चीज़ अभी ये 25 क्वेश्चंस को ही ना एमसीक्यू के फॉर्मेट में डाला जाए, तो यही जो आपका 14 मिनट का टाइम है, ये लग जाएगा आपको उठा करके पूरा 1 आवर का, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करना है क्या? टाइम वेस्ट नहीं करना, ये चीज़ें करनी है, तो इन पे ध्यान दो। और बाकी अभी धीमे धीमे और भी चीज़ें होंगी। अभी तो मैम कोरोना से अभी पूरी की तरह पूरी पूरी रिकवर नहीं हुई है, उनका भी रिपोर्ट भी नेगेटिव नहीं आई है, बट स्टिल आपको चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जीके के लिए बोला, तो इसलिए आपको साथ के साथ वो चीज़ें भी चल रही हैं। और धीमे धीमे और भी आप जब एक बार देखो कोई भी न्यू चीज़ पढ़ते हो ना, तो उससे ट्यूनिंग होनी ज़रूरी है। एक बार आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी तो बेस्ट कंटेंट है उनका, ठीक है ना। आप एक बार पूरा का पूरा कंटेंट अगर 20 से 30 डेज उनका कर लेते हो ना, तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, निपटाओ ये सब कुछ चीज़ें फटाफट से। अरे क्लियर हो रही है मेरी बातें, ठीक है ना। तो यूज़ करना समझो, चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, उस क्लास का क्या यूज़ है आपके लिए, है ना। तो समझना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। क्लियर है। तो हर चीज़ का अपना अपना अलग यूज़ होता है, कौन सी क्लास का क्या यूज़ है। और जनरल साइंस, अरे यार ये नहीं बताना है, चलो ठीक है। अब यहीं पर इतनी बात रखते हैं। एक तो मैं फ्लो फ्लो में ना बहुत सारी बातें कह जाता हूँ, आज पता नहीं तुम लोगों से बस बात करने का मन कर रहा है। और पता है मैं ना अपने जो जैसे मेरे अंदर जो चीज़ होती है ना, वो निकल के बाहर आई जाती है, पता नहीं थोड़ी सी चीज़ें छुपती नहीं है ज़्यादा। तो खैर, अपना आगे का लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 2 चीज़ें हो गई हमारी, अब देखो अगला वाला फैक्ट यहाँ पे। हाँ, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, भाई क्या पूछ लिया जाए, कि रेल सारथी क्या है, ठीक है ना। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेल सारथी क्या है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना भाई, रेल सारथी क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पर कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। और देखो रेल सारथी क्या होता है आपका, बेसिकली ये एक ऐप है, ठीक है ना। क्या है ये? ऐप है जो कि इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ना फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, किसका? सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सारथी का फुल फॉर्म साइनराइज्ड, ध्यान से देखना, साइनरजाइज्ड, साइनरजाइज्ड एडवांस्ड, एडवांस्ड। इसके बाद में आपका आ जाता है एप्लीकेशन, ठीक है। क्या आ जाता है? एप्लीकेशन। और रेल ट्रैवल हेल्प, रेल ट्रैवल, और एच से हो जाता है आपका हेल्प, एंड आई से हो जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका क्या करोगे भाई, फुल फॉर्म आप एक बार इसका नोट डाउन कर लो। अरे क्लियर हो रहा है ना, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन करो, सारथी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। अब बेसिकली इस ऐप में क्या होता है, आपका जितना भी टिकट इस ऐप में जो है, ये आपका ऑल इन वन एक तरीके से ऐप बनाया गया है। इसमें आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, टिकट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, टिकट की बुकिंग हो गई है ना, टिकट की क्या हो गई भाई, बुकिंग हो गई, क्वेरी हो गई आपकी कोई भी, या फिर आपका कोई मील आपको ऑर्डर करनी है, खाना ऑर्डर वगैरह करना है, तो वो सब आप इस ऐप से कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये है आपका रेल सारथी ऐप। बस इसका फुल फॉर्म आपका मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, फुल फॉर्म लिख लो इसको नोटबुक में, ठीक है ना, पूछा जाएगा ये। चलो आते हैं यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पे। जो अगला वाला फैक्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या पूछ लिया जाए, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अब आपको यहाँ पर ये हुब्बली करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछ ले फंक्शनिंग, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछ ले, फंक्शनिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है सबसे बड़ा, तो फंक्शन अभी जो है ये आपका गोरखपुरी कर रहा है,
क्लियर है, क्योंकि इसका तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है हुब्बली वाले का। हुब्बली वाला कहाँ पे पड़ता है बताओ जरा फटाफट से। और इसका मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो दो तीन बातें समझो। अब ये जो हुब्बली का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया। नाम क्या चेंज किया गया है, नोट डाउन करो फटाफट से, करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है ये। आई थिंक 2020 में ये आपका चेंज किया गया था। देखो क्या है इसका, श्री सिद्धारूढ़ा, ठीक है ध्यान देना, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, स्वामी जी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को मैं आरएस लिख दे रहा हूँ। तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ पर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हुब्बली रेलवे स्टेशन। हुब्बली रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, नॉट ऑफ इंडिया ओनली, ये आपका वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। अरे क्लियर हो रहा है ना। चलो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो 1400 मीटर जो है इसकी लेंथ होने वाली है। और ये अभी रिसेंटली तो 550 मीटर का था, लेकिन अब इसे ना धीमे धीमे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है, काफी कुछ हो गया है। तो ये चीजें हैं। अच्छा अगर फंक्शनिंग प्लेटफॉर्म पूछ लें तो वो आपका गोरखपुर प्लेटफॉर्म हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है 1366 मीटर है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड, तो वो हुब्बली या फिर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हो जाएगा। अरे क्लियर हो रही है ना बातें, ध्यान से सुनना वर्ड्स को, अगर कोई गलत टिक करके आया तो उल्टा लटका दिया जाएगा। अच्छा आप लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक दो बच्चे जो ऑफलाइन है ना, उनको पता है मैं बहुत चिल्लाता हूँ। देखो जब मुझे लगता है ना कोई बच्चा इधर उधर जा रहा है या फिर मोस्टली बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, तो मैं बहुत गुस्सा भी मैं करता हूँ, ठीक है। और जब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो या फिर जो आपका मुझे लगता है कि अरे बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हो, तो उसकी खुशी भी मुझे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे कई सारे बच्चों ने अपने नोट्स वगैरह के पिक्स भेजे, और एक बच्चे ने तो वीडियो भेजी थी और मुझे दिखाई गई थी वो वीडियो। तो वो वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो है यार, उसने बड़े अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है, दिखाता हूँ आपको आज या कल में, क्लियर है, एक बार डलवाऊंगा। तो वो वीडियो देखना, मतलब कितने बढ़िया से नोट्स वगैरह बना रखे हैं। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करो तभी तो अच्छा लगता है ना। तो देखो यहाँ पे गोरखपुर हो गया। अच्छा अगर आपसे पूछ ले थर्ड नंबर का लार्जेस्ट कौन सा है, तो थर्ड नंबर का हो जाएगा आपका कोलम जंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पता होना चाहिए आपसे, जरूरी थोड़ी ना रेलवे की आपसे फर्स्ट वाला ही पूछता रहेगा हमेशा, अब तो वो इजी चीज हो गई ना। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका कोलम जंक्शन, और ये कोलम जंक्शन जो है आपका कितनी है इसकी लेंथ, तो फिर ये है 1180 मीटर की, क्लियर है। और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो केरला में पड़ता है, ठीक है, केरला में पड़ता है। और गोरखपुर पता है ना यूपी में पड़ता है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब कभी लाइफ में इसमें दिक्कत तो नहीं होगी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाले में, अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे, अगले वाली जो है अपना पॉइंट पे आते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट, अरे क्या पूछा जाएगा, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ठीक है ना। सब लोग हाँ बोलते जाना है, सबको अगर समझ आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, और जाकर के पीछे फिर से देखो, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट रेलवे आपका टनल कौन सी है, तो ये टनल हो जाती है पीर पंजल टनल, ठीक है ना। कौन सी हो जाती है, पीर पंजल टनल। और इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका दूसरा नाम नहीं पता, इसको बनिहाल टनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बनिहाल रेलवे टनल, या फिर बनिहाल टनल बोल दो अकेला। तो ये चीज ध्यान में रखोगे ना। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, और आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इसकी। तो लेंथ इसकी हो जाती है कितनी, 10.96 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, 10.96 किलोमीटर। अब कहाँ से कहाँ के बीच में जो है ये आपका पड़ता है, तो काजीगंड से लेकर के ये आपका बनिहाल के बीच में ये वाली टनल जो है पड़ती है। अरे क्लियर है ना, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और बेसिकली ये आपका बारामुल्ला जो पास पड़ता है ना, बारामुल्ला, तो वहां तक की जर्नी इसने काफी कम कर दी इस टनल ने, ठीक है। तो इतनी सी चीज ध्यान में रखो। और टनल के अलावा अगर आपसे कभी पूछने लग जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल कौन सी है, ठीक है ना, क्या पूछ ले, इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, इनफैक्ट को जो है कई कई बार जो है इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो देखो, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, रेल और आपका यहाँ पर हो जाता है टनल। तो ये भाई कौन सी हो जाएगी बताओ फटाफट से। तो ये है आपका वेंकटचलम, वेंकट वेंकटचलम। और ये दूसरी जगह जाकर के मिलती है कृष्णापट्टनम से, ठीक है, कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो ये पर्टिकुलर आपका लाइन बनी हुई है यहाँ पे, वेंकटचलम से लेकर के
कृष्णाटनम तक, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रीफाइड टनल है जो कि सबसे बड़ी है, और ये आपका बेसिकली कितनी बड़ी है, तो 6.7 किलोमीटर लंबी है ना। और ये बेसिकली अगेन वही फ्रेट को लेकर के ले जाने के लिए ये मेनली बनाई गई है, मेन फंक्शन इसका फ्रेट वाला है, ठीक है। अरे क्लियर है ना ये चीज। चलिए यहाँ पर आते हैं अपना अगले वाले फैक्ट पे, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है आपका, ट्रेन विच पासिस थ्रू, ट्रेन विच पासिस थ्रू, विच पासिस थ्रू, क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स से पास होकर के जाने वाली ट्रेन कौन सी है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इस क्वेश्चन में, और बहुत से बच्चों को, अरे कलर कहाँ चला गया, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये वाली ट्रेन आपकी पास होती है किससे, ये वाली ट्रेन आपकी जो है वो विवेक ट्रेन है, ठीक है ना। कौन सी ट्रेन है, विवेक। तो भाई विवेक ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। विवेक एक्सप्रेस जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रेन तो है, यानी कि लॉन्गेस्ट रूट कवर करने वाली ट्रेन तो है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स कवर नहीं करती है। ये आपकी हो जाएगी कौन सी, नवयुग एक्सप्रेस। कौन सी हो जाती है, नवयुग एक्सप्रेस हो जाती है, जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स को कवर करती है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो है आपका कटरा से लेकर के मैंगलोर तक चलती है। कहाँ से, कटरा से लेकर के मैंगलोर तक चलती है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये जो नवयुग एक्सप्रेस है कितने स्टेट को कवर करती है, तो अब बहुत से बच्चे ना फिर से यहाँ पे रट्टा मारेंगे। ये जो है आपका 13 स्टेट से कवर होके नहीं जाती है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है ना, वो अब स्टेट नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो नवयोग एक्सप्रेस कितने स्टेट से पास करेगी, 12 स्टेट से पास करेगी। क्लियर है। और जो आपकी इसके बाद नंबर 2 पे आती है हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी है भाई, हिमसागर एक्सप्रेस है। और ये हिमसागर एक्सप्रेस आपकी कहाँ से कितने स्टेट से पास होके जाती है, तो ये जाती है आपकी ये भी आपकी 12 स्टेट से पास होकर के जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपका जो है ये कर्नाटक से पास नहीं होती है, ठीक है। कहाँ से नहीं होती, कर्नाटक से पास नहीं होती, और नवयोग एक्सप्रेस आपकी कर्नाटक से पास होती है। बाकी ये चीज है, पहले जम्मू कश्मीर आपका स्टेट हुआ करता था, तो ये सबसे ज्यादा पे थी। अरे क्लियर हो रही है ये सब बातें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, अब इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर रेलवे का वो कौन सा है, तो ये है आपका 139, ठीक है। कौन सा है, 139 है। चलो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने जितने भी रेलवे इंस्टीट्यूशंस हैं मेनली, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस में मैं आपको यहाँ पर जो स्टडी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो करवाऊंगा मेनली, क्योंकि वैसे जो आपका कोर हो गया या फिर आपका आरडीएसओ हो गया, ये सारे के सारे मैं करा चुका हूँ, है ना, सब कुछ करा दिया है मैंने। बस आपके जो पढ़ने वाले बच रहे हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ कौन सा कहाँ पर है। थोड़ा सा ही पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इनको हम फटाफट से देखते हैं। क्लियर है। अच्छा, और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें दी जा रही है ना, उनको आपको डेली की डेली नोट्स बनाने, जो भी दिया जा रहा है उसको ग्रेस्प करना है, ठीक है ना। क्या करना है, ग्रेस्प करना है, क्योंकि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको या फिर मैम दे रही है ना, वो क्रक्स है, ठीक है। क्या है वो, क्रक्स है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का। क्लियर है। तो एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बनती हैं जो हम अपने साइड से कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बन रहे हैं। IRICEN, ठीक है। क्या हो जाता है आपका IRICEN, इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, इंडियन रेलवेज। अच्छा, ये IRI का तो समझ लो, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। क्या होता है ये आपका, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। क्लियर है। तो अगर ये आगे आएगा तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, IRI का मतलब समझ जाना, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट है। अब देखो CN का मतलब क्या है, ये आपका C से हो जाता है सिविल, E से आपका हो जाता है इंजीनियरिंग, ठीक है ना। क्या हो जाता है, इंजीनियरिंग हो जाता है। और फिर आपका जो N है, इससे क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग। और एन का तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो ई एन का पूरा जो है इंजीनियरिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो IRICN ये आपका कहाँ पर है, ये होता है, ये है आपका पुणे में, ठीक है। पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इसको पता है किसने बनाया था, इसको यहाँ पर मतलब इसमें जो है किसकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली, तो इसमें जो आपके जितने भी सब्सिडरीज है ना, आपका राइट्स की सब्सिडरी हो गई, एयरकॉन की हो गई, तो यहाँ पर जितने भी सिविल इंजीनियर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है, IRICN में, पुणे में। क्लियर है। तो ये चीज़ है। फिर इसी तरीके से जो आपका सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दूसरे नंबर का, वो हो जाता है यहाँ पर
वेट अ सेकंड, पेन को क्या हो गया? तो ये आपका हो जाता है IRI और आपका EEN, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, IRI का मतलब तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, EEN का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो है आपका इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है आपका नासिक में। क्लियर है? कहाँ पर है? नासिक में है। और इसके एग्जाम वगैरह कौन कराता है? यूपीएससी से जो बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं ना, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। यूपीएससी पता है ना? यूपीएससी में जो आपका आईईएस वाला एग्जामिनेशन होता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट 1988 की है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ईयर इतना पूछा नहीं जाएगा आपका इंस्टीट्यूशंस का, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी बता भी दूंगा, लेकिन ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 देखो, यहाँ पर टोटल आपकी 8 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना। देखो, आपका नंबर थर्ड पे कौन सा आ जाता है? IRI-MEE, ठीक है ना। ये क्या है? IRI-MEE। अब समझ गए? यहाँ पे IRI तो क्या हो गया? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर MEE में ये क्या हो जाएगा? अब देखो, इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच हो गई, अब ये कौन सी हो जाएगी? मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी हो गई? मैकेनिकल। ई का मतलब तो समझ गए होगे अब तक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एंड, देखो मैकेनिकल हो गया, एंड आपका ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब ये जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये जमालपुर में पड़ता है। अब ये जमालपुर देख करके किसी के दिमाग की घंटियां बज रही कि नहीं बज रही? अगर नहीं बज रही है ना, तो बजाओ, ठीक है। बजाओ और बताओ मुझे जमालपुर के बारे में मैंने आपको क्या बताया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है आपका कब फाउंड किया गया? तो ये 1888 में फाउंड किया गया था। अब ध्यान से सुनना, जब ये फाउंड किया गया था तो ये एज अ स्कूल फाउंड किया गया था, और जो आपका रेलवे वर्कशॉप है ना जमालपुर की, उसके ही ये जो है साइड में बनाया गया था स्कूल। लेकिन फिर इसको ना रीडेवलपमेंट करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनाया गया 1927 में। अरे इतनी सी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। जमालपुर है कहाँ पे? जमालपुर कहाँ पे बताओ भाई? जमालपुर आपका बिहार में है। क्लियर है? अगले कुछ अगले वाले नंबर पे आते हैं। आपका फोर्थ नंबर का जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन रेलवे का, NAIR, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका? NAIR। NAIR का मतलब क्या है? नेशनल एकेडमी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो। क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही आएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है ना। इंडियन रेलवेज का तो IR तो पता ही होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें जो ये आपका पहले तो है कहाँ पे, ये बताओ? ये है आपका वडोदरा में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये आपका? वडोदरा में है। अच्छा, अब इसके बारे में समझना थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर ये जो है जितने भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के हो गए, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज के हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना। मेडिकल हो गया, फिर इसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज के, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपकी जितने भी पर्सनल सर्विसेज हैं इंडियन रेलवेज के, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। जो फॉरेन रेलवेज में भी काम करने जा रहे होते हैं, तो मेनली यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और मेडिकल की ट्रेनिंग होती है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए था वैसे। चलो, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1888 में हुई थी। अब जरा बताओ इसके बारे में आपको क्या क्या कहानी बता चुका हूँ, फटाफट से बताओ। चलिए भाई, बताइए इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें बता चुका हूं, है ना। तो फिर अब हम यहाँ पे आते हैं अगले वाले इंस्टीट्यूशन पे, नंबर फिफ्थ पे। नंबर फिफ्थ पे आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, नंबर फिफ्थ पे आपका क्या हो जाता है? जो फिफ्थ नंबर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, IRI-SET, ठीक है। क्या हो जाता है? IRI-SET। तो ये तो आपको IRI पता होगा इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे SET का होता है सिग्नल एंड, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये जो है SNT वाला डिपार्टमेंट की बातें हैं, सिग्नल इंजीनियरिंग, सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टीट्यूट, और ये कब सेटअप किया गया? तो इस्टेब्लिश हुआ 1958 में। कहाँ पर है ये आपका? तो सिकंदराबाद में है, ठीक है ना। कहाँ पर है भाई? सिकंदराबाद में। अरे क्लियर है ना। चलो, सिक्स्थ नंबर पे आते हैं। सिक्स्थ नंबर की जो आपकी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पर आपका हो जाता है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि RPFA इसको बोला जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी, ठीक है। क्या हो जाती है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और फिर ए से आपका हो जाता है क्या? एकेडमी। चलिए, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका बेसिकली एकेडमी है, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी लखनऊ में। कहाँ पर पड़ती है? लखनऊ में। यहाँ पर RPF के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है।
ये आपकी इस्टेब्लिश कब हुई? तो ये हुई थी 1955 में इस्टेब्लिश, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपका ये बेसिकली बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर है, तो ये जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी ऐसा आ जाए तो मिसलीड मत हो जाना, ठीक है। अगले वाले नंबर पे आते हैं, 7 नंबर का देखो भाई, इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रलाइज्ड है, NRTI, ठीक है। क्या हो जाता है NRTI? इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ट्रांसपोर्टेशन और आई से तो आपका इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लिख लेना खुद से, ठीक है। अच्छा, ये आपका कौन से ईयर में फॉर्म हुआ? तो ये हुआ 2018 में इस्टेब्लिश। कहाँ पर है ये? आपका पड़ता है वडोदरा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? वडोदरा में है, गुजरात में। और ये जो NRTI है, ये बेसिकली यहाँ पर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और ये ओनली इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग देता है, रेलवेज वाले, ठीक है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है ना। चलिए अगले वाले नंबर पे आते हैं, 8th नंबर का। वैसे एक दो और हैं इसके अलावा, लेकिन ये 8 जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो उन एक दो के भी नाम मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। चलते चलते ये भी निपटाते हुए चलते हैं। IRTMTC, ठीक है, ये है आपका 8th नंबर का IRTMTC, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IR से तो समझ गए होगे, इंडियन रेलवेज हो जाता है। टी से क्या हो जाता है फिर? आपका ट्रैक मशीन, ठीक है ना। टी से क्या हो जाता है? ट्रैक मशीन। और इसके बाद में आपका ये वाला टी से हो जाता है ट्रेनिंग, ठीक है। क्या हो जाता है? ट्रेनिंग। और फिर ये सी से हो जाता है आपका सेंटर। अरे क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपका कब सेटअप किया गया? तो 1984 में ये आपका सेटअप किया गया। और ये इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये आपका? अरे इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका? प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज में ना सूबेदारगंज पड़ता है। सूबेदारगंज में ही जो प्रयागराज के मेनली RRB का जो हेडक्वार्टर है, या फिर आप सूबेदारगंज, ठीक है। तो RRB जो है आपका, या फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जाओगे ना, अगर आप लेट से आपने प्रयागराज वाले बोर्ड से डाल दिया और आप डॉक्यूमेंट DV होने के बाद में कुछ आप उसमें नहीं ले जा पाए, तो आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग लेके जाते हो तो वो आपको सूबेदारगंज में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर जो है इसका RRB का ऑफिस पड़ता है। चलिए खैर, ये चीज़ हो गई। और फिर ये 8 इंस्टीट्यूशन हो गए। बाकी अब आते हैं यहाँ पर हम, आपका जो 2 इंस्टीट्यूशन और हैं उनके आप लोकेशन ध्यान में रख लो, ठीक है ना। क्या ध्यान में रखोगे भाई? लोकेशन थोड़ी सी आप इसकी ध्यान में रख लो। एक है आपका CTAR, एक क्या है? CTAR है, एक है आपका CTARA है। क्लियर है? तो CTR का मतलब हो जाता है सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग एकेडमी। सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और ए से आपका क्या हो जाता है? एकेडमी। क्लियर है? तो फिर ये जो CTA का है मतलब है वो तो समझ गए होंगे। आर का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या? रेलवेज, ठीक है ना। आर का मतलब क्या हो जाता है? रेलवेज। और फिर इसके आगे आपका ये देखो CTRA ये भी है, तो अकाउंट्स, ठीक है। तो अब ये जो बेसिकली आपका CTARA है, ये अलग अलग है ना, दो जगह है। एक आपका वडोदरा में है, और वडोदरा, ठीक है। और ये मैंने दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि ये दूसरा वाला है आपका अहमदाबाद में, सॉरी सिकंदराबाद में, ठीक है ना। कहाँ पर है आपका? ये सिकंदराबाद में है। अरे क्लियर है ना, दो जगह है ये आपकी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रेलवे अकाउंट्स, ठीक है। दो जगह कहाँ कहाँ पर है? एक है आपका वडोदरा में, दूसरा है आपका सिकंदराबाद में। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आप ध्यान में रख लो, ठीक है। ये आपके इंस्टीट्यूशन जो मेन मेन थे वो खत्म हो गए। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं RPF के बारे में, फिर आपका रेलवे बोर्ड के बारे में देखते हैं, और फिर ये जो आपकी लास्ट क्लास है, क्या है ये? आपकी लास्ट क्लास ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, लास्ट क्लास का मतलब ये नहीं है, मैं आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा कि चलो ये बैच मेरा खत्म हो गया, मैंने सारी चीजें करा दी, बस हो गया, अरे बस बस बस। जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में भी देता रहूंगा कुछ कुछ, जैसे कि आपको मुझे अभी मैप के थ्रू मुझे क्या कराना है? आपको रेलवे जोन याद करवाने हैं, आई रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में कभी करवा दूंगा संडे तक, अभी तक, क्योंकि हम कस्टमर रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो किसान रेल है वो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास में करवा दी जाएगी। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको कराऊंगा मई के एंड में, ठीक है। क्यों कराऊंगा? क्योंकि अभी और भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेंगी, ठीक है। तो इनके बारे में फैक्ट इकट्ठे होंगे,
तो ये मैं आपको करवाऊंगा लास्ट में जाकर के, समझ रहे हो क्या रीजन है इसका। तो इसके बारे में तो बार बार बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। किसान रेल और रेलवे जोन के बारे में मुझे पता है, बाकी आपके जो डाउट होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, डाउट मैं कैसे कराऊंगा। तो इतना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए खैर, यहाँ पर आरपीएफ देखो, आरपीएफ की फाउंडेशन कैसे क्या होती है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो आरपीएफ है ना, इसके बारे में आपको बहुत जगह मिलेगा कि ये आपकी फाउंड की गई 1872 में। तो डियर, ऐसा है कि 1872 में ये फाउंड नहीं की गई। 1872 में क्या होता था, मैंने आपको पहले क्या बताया था, देखो सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था पहले जो है आपकी प्राइवेट रेलवे, यहाँ पे क्या हुआ करता था, प्राइवेट रेलवे कंपनी हुआ करती थी सारी की सारी। तो जब बेसिकली यहाँ पे जो भी पैसेंजर थे उनका सामान कुछ चोरी होने लगा, कुछ यहाँ पे लूटपाट होने लगी, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है वॉचमैन वगैरह लगाए हुए थे, ठीक है ना। क्या लगाए थे, ये प्राइवेट कंपनियों ने वॉचमैन वगैरह लगाए थे। 1872 से ये सब करना धीमे धीमे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली आप उसे ये थोड़ी बोलेंगे कि आरपीएफ तब से सेटअप हुई, ठीक है ना। आरपीएफ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई गई इंडिया में, कब बनाई गई, तो 1957 में बनाई गई, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो इस चीज को समझो। अब 1857 में यहाँ पर आपका कौन से एक्ट के थ्रू ये आया, तो आरपीएफ एक्ट ऑफ 1957 के थ्रू ये आपका सेटअप किया गया। आरपीएफ का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये हो गया प्रोटेक्शन और आगे आपका फोर्स। अरे क्लियर है ना। अच्छा, अब इसका जो मोटो है, मोटो आपको ध्यान में रखना है। आरपीएफ का मोटो क्या है भाई, इसका मोटो है अटेन ऑनर, ठीक है ना। क्या है इसका जो मोटो है, अटेन ऑनर, यानी कि आप क्या करो भाई, सम्मान प्राप्त करो, यशो लभस्व। हिंदी में जो है इसका क्या है, यशो लभस्व, लभस्व। अब बताओ हिंदी वाले इसका मतलब क्या होता है लभस्व का, चलो बताओ नीचे कमेंट करके। चलो यहाँ पे देखो, अब आरपीएफ का मतलब क्या हुआ, आरपीएफ का मतलब तो क्या ही हुआ, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे इनेक्ट इसको कर दिया गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इसके पास में जो आपका रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट है, दो एक्ट है यहाँ पर आपके, रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, इनको जो पावर मिलती है ना बेसिकली आरपीएफ को, वो इन दो एक्ट से मिलती है। कि एक तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1966 में आया। फिर आपका आया एक रेलवे एक्ट, ठीक है। क्या आया फिर आपका, एक रेलवे एक्ट आया 1989 में, ठीक है, द रेलवेज एक्ट बोलते हैं। अब इन दोनों एक्ट के थ्रू जो भी आरपीएफ है ना, उसके पास क्या पावर है, कि भाई इसके पास पावर है कि ये सर्च कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है आरपीएफ, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। और आपका क्या कर सकता है, जितने भी आप प्रोसिक्यूशन कर सकता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन कर सकता है। कितने, कौन कौन से क्राइम का, जो भी आपके रेलवे प्रॉपर्टी पर हुए होंगे, ठीक है, जो भी आपके कहाँ हुए होंगे, रेलवे प्रॉपर्टी पे। तो ये जो है इसके पास पावर होती है, कौन कौन से एक्ट के थ्रू पावर मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना कि जो आरपीएफ है वो एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है ना। क्या है ये, आपकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये चीज बहुत से बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं कि ये भी आपका आरपीएफ एक काइंड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स होती है ना। अच्छा, और ये इंडिया की ऐसी पहली, या फिर आपसे बोलो ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें 10% वर्क फोर्स जो है ना, 10% प्लस ही हो गई है, 10% वर्क फोर्स जो है वो वुमन है, ठीक है ना। यानी कि, अरे ये क्या है, देखो ये आपका वर्क फोर्स जो है 10% वो कैसी है, वुमन है, यानी कि महिला है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अरेस्ट होती हैं, जो पावर अरेस्ट करने की पावर है, वो अदर देन पीनल, जो भी पीनल लॉज है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, जो पीनल लॉज हैं उनको छोड़ करके जो बाकी की अरेस्ट की जाती है ना, वो आरपीएफ के द्वारा नहीं की जाती है, वो जीआरपी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, वो जीआरपी के द्वारा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहीं से तो क्वेश्चन घुमाए जाएंगे, बस दो चार चीजें हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाने को तो मैं 20 क्वेश्चन बना दूं बैठे बैठे, है ना, लेकिन आपको वो समझनी है चीजें। क्वेश्चन बनाने में यार टाइम नहीं लगता, ये चीज समझो आप लोग। ये हो गया, जीआरपी का फुल फॉर्म पता है सबको, ये होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है ना। क्या होता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है जीआरपी, रेलवे पुलिस। बात समझ में आ रही है। तो पीनल लॉज के अंदर तो आपका आरपीएफ अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अदर देन पीनल लॉज अरेस्ट कौन करेगा, जीआरपी करेगी। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ।
चलो, अब यहाँ पर जो इसके हेड होते हैं, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, डीजी होते हैं आरपीएफ के, वो कौन बनते हैं? आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी अपर कैटेगरीज में होते हैं वो जो आईपीएस बन के आते हैं आईएएस एग्जामिनेशन के थ्रू, वो बनाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि एज ऑफ नाउ आरपीएफ के जो डीजी हैं वो कौन है, इनका नाम नोट डाउन कर लो। तो इनका नाम है अरुण कुमार। ठीक है, कौन है एज ऑफ नाउ? अरुण कुमार जी जो हैं वो डीजी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं किसके? आरपीएफ के। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, करंट अफेयर का फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। अरे समझ में आ रही है ना बात? चलो, अब ये अगर समझ में बातें आती जा रही हैं तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ, ठीक है ना? चलो, अब ये हो गया आपका आरपीएफ के बारे में, और कुछ खास तो बनती नहीं है चीजें। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड और समझते हैं फाइनल। अरे यार ये चलो भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, नीचे वाले पेज पे आते हैं। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना फाइनल रेलवे बोर्ड। ठीक है, यही आपका बिल्कुल अंतिम टॉपिक आ गया है। क्लियर है? तो चीज़ें यहीं पे हम जो है समाप्त करने वाले हैं। कैसा लग रहा है इस अंतिम पड़ाव पे आकर के आपको? क्या अंदर गुदगुदी हो रही है? चलो, अब देखो, ये है आपका रेलवे बोर्ड। धीमे धीमे बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है? चीज़ें याद कर लेना यहीं पे। अब देखते जाओ जरा। अगर हम रेलवे बोर्ड की बात करें तो कहानी शुरू होती है 1901 में। 1901 में यार क्या होता है ना, एक थॉमस रॉबर्टसन कमेटी होती है। ठीक है ना? क्या होती है? एक थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। जैसे कि एक कमेटी मैंने आपको थॉमस एक्वर्ड कमेटी बताई थी, एक्वर्थ कमेटी बताई थी। ठीक है ना? ऐसी आपकी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी बनाई गई। अब ये कमेटी ने क्या किया भाई, इन्होंने कहा कि अब जो रेलवे हमारी चल रही है, ठीक है भैया, अलग अलग रेलवे प्राइवेट प्राइवेट चल रही है, लेकिन इसका हमें एडमिनिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि धीमे धीमे बहुत सारी रेलवे बन गई थी। मैंने आपको बता रखा है 1900 के टाइम पे तो बहुत अलग अलग प्राइवेट बन चुकी थी। तो इन्होंने कहा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्किंग है रेलवेज की, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेलवे बोर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने धीमे धीमे जो है प्रस्ताव रखा 1901 में। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा एक छुटको बुटको सा क्या कर दिया गया, रेलवे बोर्ड बना दिया गया, जिसमें कि कितने मेंबर थे? तो ओनली 3 मेंबर्स हुआ करते थे। क्लियर है? तो शुरुआत ऐसे हुई। फिर क्या हुआ यहाँ पर आपका 1905 में यहाँ पर रियल जो है आपका रेलवे बोर्ड बनता है, क्योंकि इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था। अब इसने क्या किया, यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड था, इसने रेलवे बोर्ड में बड़ी रुचि दिखाई। ठीक है ना? तो रेलवे बोर्ड में इसने जो है क्या किया, एक चेयरमैन रख दिया। ठीक है ना? इंग्लैंड से इसने एक मेंबर लेकर के आया, उसको क्या बना दिया भाई? उसको बना दिया इसने चेयरमैन। ठीक है? अरे समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, तो अब भाई जब चेयरमैन बना दिया तो ठीक है, इसमें फिर धीमे धीमे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डाल दिया गया, मतलब धीमे धीमे इसमें जो है पावर दे दी गई। तो इतना समझो कि पावर जो है रेलवे बोर्ड को 1905 में मिली। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर देखो धीमे 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 क्या हुआ। अब ये ईयर आ गया 1921। 1921 में क्या हुआ था? अरे जल्दी से बताओ, 1921 में क्या हुआ था? स्टोरी वहीं से शुरू हो रही है फिर से। तो जो एक्वर्थ कमेटी थी ना, एक्वर्थ कमेटी ने एक तो सजेशन दिया था कि भैया रेल बजट को क्या करो, आज अलग कर दो और यूनियन बजट को अलग कर दो। तो इस एक्वर्थ कमेटी को इतने में चैन नहीं मिला। इसने क्या बोला, अरे भाई एक काम करो, ये जो रेलवे बोर्ड बैठा हुआ है इसका ओह हाँ, तो रेलवे बोर्ड जो बैठा हुआ है इसका क्या कर डालो, रीऑर्गेनाइजेशन कर डालो। क्या कर डालो भैया? रीऑर्गेनाइजेशन कर डालो। तो जब रेलवे बोर्ड का यहाँ पर आपसे पूछा जाए रीऑर्गेनाइजेशन कब किया गया पहली बार, तो ये किया गया था आपका 1921 में। और फिर यहाँ से फिर इन्होंने एक न्यू पोस्ट निकाल दी कि भाई चीफ कमिश्नर बना दो एक। रेलवेज में इन्होंने एक न्यू पोजीशन निकाल दी चीफ कमिश्नर की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी, ठीक है? अगले पे आते हैं, अगली जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर इस तरीके से जो है आपका ईयर फिर आ गया 1924। 1924 में आपका पहला रेल बजट जो है प्रेजेंट किया गया था नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया का। ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो 1924 में फिर क्या किया गया, एक तो अलग से रेल बजट आपका पेश किया गया। दूसरी बात, यहाँ पर आपका रेलवे बोर्ड बना करके पूरा तैयार कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्या कर दिया? जो इम्प्रूव्ड रेलवे बोर्ड था, बोर्ड, ठीक है ना, जो इम्प्रूव्ड रेलवे बोर्ड था उसे बना करके इन्होंने पेश कर दिया। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? फिर इन्होंने जो है इसमें 2 मेंबर और चिपका दिए एक्स्ट्रा,
और ये पूरा का पूरा रेलवे बोर्ड बन गया 1924 में, ठीक है ना। फिर हुआ क्या यहाँ पर 1929 में जो है एक डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। 1929 में क्या हुआ, इस पूरा का पूरा जो बोर्ड मेंबर हुआ करते थे ना, उसमें फर्स्ट इंडियन मेंबर ऐड किया गया, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड को मैं आरबी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा खेलते हैं। बाकी फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड का नाम क्या था, बोलो फटाफट से। तो नाम था फ्रैंक डिसूजा। क्या नाम था, फ्रैंक डिसूजा। नाम लग रहा है कि ये इंडिया के नहीं है, लेकिन ये इंडिया में ही पैदा हुए थे, ठीक है, इंडिया के ही थे। तो फ्रैंक डिसूजा हैं, और फिर बाद में जो है ये बेसिकली जो आपका पाकिस्तान का एरिया है वहां पैदा हुए थे, और इन्होंने वेस्टर्न रेलवे जो पाकिस्तान की है उसको बाद में फॉर्म किया था, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड तो कौन है भाई, फ्रैंक डिसूजा, क्योंकि तब तो पार्टीशन हुआ नहीं था, तब तो हम भारत भारत थे। चलिए 1921 में ये प्रोग्राम सेट हो गया। अब हुआ क्या कि भाई हमें जो है आज़ादी वगैरह मिल गई, और फिर 1951 में मैंने आपको समझाया भी था जो रेलवे में काम होना शुरू हुआ वो 1951 में होना शुरू हुआ था, क्योंकि आज़ादी के बाद हमें 2-3 साल तो अपना जो एग्रीकल्चर था, जो जैसे डेवलप मतलब लोगों को काम वगैरह देना था, इस सब पे हमारा फोकस रहा। लेकिन रेलवे क्योंकि लाइफलाइन है तो धीमे धीमे रेलवे भी फोकस में आने लग गई। और 1951 में फिर इन्होंने क्या किया, जो चीफ कमिश्नर की पोस्ट होती थी ना उसको इन्होंने कर डाला है अबॉलिश। कहा अरे भाई निकलो तुम यहाँ से, कहेगा चीफ कमिश्नर, हाँ ये तुमने ब्रिटिशर्स ने डाल रखा है, तो इसको यहाँ पे निपटा दिया गया। अब यहाँ पर ये निपटा के क्या किया गया, इसकी जगह चेयरमैन डाला गया। क्या बोला कि अब इस रेलवे बोर्ड का एक चेयरमैन होगा, और वो चेयरमैन जो है सबसे ज्यादा जो सीनियर पर्सन होगा या सभी मेंबर्स में वो बना दिया जाएगा चेयरमैन, है ना, क्योंकि हमें हमारी ये संस्कृति रही है कि हम बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, और बुजुर्गों के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो काम के भी होते हैं काफी, ठीक है। तो अब भाई 1951 तो चला गया, अब ईयर आ गया 1954। 1954 में क्या होता है कि यहाँ पर जो है सेक्रेटरी की पोजीशन आ जाती है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो सेक्रेटरी की पोजीशन है वो दे दी जाती है किसको, चेयरमैन को। उससे कहा कि भैया चेयरमैन से कहा तुम जितने भी यहाँ पे अपने डिसीजन लोगे, जो भी रेलवे की पॉलिसी है, जो भी टेक्निकल मैटर है यहाँ के तुम डिसीजन लोगे, और एज अ सेक्रेटरी काम करोगे किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए। अब ध्यान देते जाना यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर क्या किया गया, +1 मेंबर डाल दिया गया, और यहाँ पे जो टोटल मेंबर थे रेलवे बोर्ड के वो हो जाते हैं 5, ठीक है। कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। अब भाई ऐसे ऐसे कहानी चलती गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हुआ क्या, 1988 में 1988 में देखो 5 मेंबर तो थे, है ना, 5 मेंबर पहले से प्रेजेंट थे, और यहाँ पर एक मेंबर और चिपका दिया गया, ठीक है। तो अब कितने मेंबर हो गए 1988 में, 6 मेंबर्स हो गए इस रेलवे बोर्ड के। कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। अब ये जो 6th मेंबर था इसको यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई सिग्नल टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल वाला जो मैटर था, SNT लिख देता हूँ, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिकल को मैंने इलेक्ट्रिकली लिख दिया, चलो ठीक है। अब ये हो गया, अब 1988 में 6 मेंबर हो गए, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो। अब फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे जरूरी चीज होती है आपकी 2019 में। 2019 में क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि ये जो आपके मेंबर्स हैं उनका साइज तो कितना कर देती है, ध्यान से सुनना, वेट अ सेकेंड। तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब 2019 यानी कि 2019 में एक प्रोग्राम हुआ अप्रैल में, दूसरा प्रोग्राम सेट होता है अपना दिसंबर में। डेट याद रखोगे क्या, 24 दिसंबर, इसकी डेट याद रख लो, ठीक है। अप्रैल वाली याद रखनी हो रख लो, नहीं रखनी हो नहीं रखो, 16 अप्रैल है। अब देखो क्या हुआ, 16 अप्रैल को तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ये 6 लोग है ना, ये पहले पता है ना 6 मेंबर थे, इन्होंने 2 मेंबर और जोड़ दिए। इन्होंने कहा चलो ये 2 मेंबर और जोड़ो। ये जो 2 मेंबर हैं ये क्या काम करेंगे भाई, ये काम करेंगे किसका ये किसका काम करेंगे, जो टेली कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिग्नल की है वो अलग अलग कर दी बेसिकली। तो ये काम हुआ। अब भाई फिर क्या हुआ यहाँ पे, इसके अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, +2 कर दिए 6 में, तो टोटल 8 मेंबर हो गए, जिसमें से कि एक आपका चेयरमैन था, बाकी के 7 मेंबर थे इस पूरे के पूरे रेलवे बोर्ड में। लेकिन 24 दिसंबर को गवर्नमेंट का फिर से भाई माथा ठनका। इन्होंने कहा कि ये जो 8 मेंबर है इनको हटाओ, हमें बस 5 मेंबर चाहिए। इन्होंने कहा कि 5 मेंबर करो, और इन सबके ऊपर चेयरमैन एयरमैन छोड़ो, अब सीईओ बैठाओ। तो यहाँ पर सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज की एक न्यू पोस्ट यहाँ पे डाल दी गई, और यहाँ पर फिर पहले जो सीईओ हैं वो बन जाते हैं कौन, वीके यादव। अरे बात समझ में आ रही है क्या, देख रहे हो कहानी कैसे कैसे जुड़ रही है, अरे माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ।
चलो, अब देखो यहाँ पर वीके यादव जी जो है पहले सीईओ बन जाते हैं, और सेकंड वाले ये इनका भी रिसेंटली क्या हुआ, 2020 के लास्ट में इनका फिर रिटायरमेंट हो जाता है। और यहाँ पे आ जाते हैं सुनीत शर्मा। तो एज ऑफ नाउ सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा है। ठीक है, कौन है, सुनीत शर्मा जी हैं, तो ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब ये जो है आपका इतना प्रोग्राम तो हो गया। अब ये जो 5 मेंबर हैं कौन कौन सी फील्ड के हैं ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा संभालते हैं। तो एक तो ऑपरेशनल वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं देखो ध्यान से, एक ऑपरेशन, दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो आपकी पोस्ट है ना बिजनेस डेवलपमेंट की, इसके जो है यहाँ पर एक मेंबर है जो कि आपका सारा का सारा रिपोर्ट करोगे ना वो सब आपका जाएगा इन्हीं मेंबर के पास, बिजनेस डेवलपमेंट के पास में। ठीक है, फिर आपका थर्ड वन है एचआर के। ठीक है, देखो टोटल कितने 5 मेंबर हैं, एक तो आपके सीईओ हो गए, बाकी के 4 की पोस्ट बता रहा हूँ, एक ऑपरेशंस वाला काम संभालते हैं, एक बिजनेस डेवलपमेंट का, एक एचआर का, और जो लास्ट वाले बचते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस का। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस। तो देखो कैसे काम होता है, यहाँ पर बेसिकली जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाला काम है वो इनके पास में पूरी रिपोर्ट आएगी, एचआर वाली रिपोर्ट इनके पास, बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट इनके पास, ऑपरेशन की इनके पास। फिर ये अपनी अपनी जो है रिपोर्ट उठा करके देते हैं सीईओ को, और ये सीईओ फिर जाकर के डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं किसको, रेलवे मिनिस्टर को। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट होके चल रहा होता है। अरे समझ में आ गया क्या, बोलो फटाफट से हाँ। चलो, तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है किसका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का। बाकी एक दो क्लासेस हैं जो कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करा दूंगा कल आपको। यहाँ पे कल है संडे, ठीक है, कल है संडे, आपको कस्टमर रिलेशन में क्या क्या टॉपिक वगैरह क्या कैसे रहेगा वो सब पता चल जाएगा। कल आपकी क्लास लॉन्च हो जाएगी, टाइमिंग भी पता चल जाएगी, कस्टमर रिलेशन की सरप्राइज भी मिल जाएगा, और जीके की क्लास का आप लोग यूज़ करें अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब आप टीचर से धीमे धीमे पढ़ते हो ना तभी ट्यूनिंग बैठेगी, है ना। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और जैसा मैं ऑलवेज बोलता हूँ, मेहनत का क्या नहीं होता, कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो मेहनत का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। और कल आपका एक मोटिवेशनल सेशन भी होगा, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अच्छा, अब देखो अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म होने वाला है, तो जो भी बच्चे हैं जिनको पर्सनल डाउट पूछना है वो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, ठीक है। अब क्या ही यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह बताऊँ, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, और टेलीग्राम पे आपको मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी क्लास कितने टाइम होनी है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करके, ठीक है, पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना, जो चैनल का नाम है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी ये टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें बच्चे आपस में लगे रहते हैं, तो आपके जो भी डाउट होंगे ग्रुप के क्या करना है, ग्रुप में डाल देना पीडीएफ के फॉर्मेट में। कोई एक बच्चा जितने भी डाउट निकले उनको निकाल के उसके ऊपर डाउट लिख के डाल देना, ठीक है। तो वो मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा, ठीक है। इतनी चीज़ें कोई जो है आप चाहे किसी से पढ़ लो, इतनी कोई नहीं कराता, समझे, बट तुम्हारी चिंता करता हूँ मैं। आई बात समझ में, तो ठीक है, तो ये सब अच्छे से करो। और बस फिर मिलते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे कस्टमर रिलेशन के साथ में। तो कस्टमर रिलेशन में क्या कस्टमर है, क्या रिलेशन है, क्या इसका मैनेजमेंट है, और क्या इसका डेटाबेस है, सारी की सारी चीज़ें उड़ाएंगे और देखते हैं फिर इसमें कैसे क्या करना है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप सब लोग बढ़िया हो गई। गले में हल्का सा दर्द होने लग रहा है। अब चलिए सेशन को यहीं पे फिर एंड करते हैं। एंड बढ़िया है फिर, और बताना कैसा क्या आपको ये सफ़र लगा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ का, क्लियर है। एंड फिर यहीं पे एंड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।